मई में 2023 के अंदर 11 लाख से बच्चे ज़्यादा अपीयर हुए हैं इसी सपने के साथ कि उन्हें आईआईटी का एडमिशन मिलेगा, ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन मिलेगा, जिसमें से उन्हें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और परेशानियों में से गुजरना भी पड़ता है, जिसमें से सबसे मेन परेशानी होती है उनका काउंसलिंग प्रोसेस। पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग के लिए 25 से प्लस जो है काउंसलिंग होती है, लेकिन पूरे इंडिया की बात करें तो 25 से प्लस जो है इंजीनियरिंग काउंसलिंग होती है, लेकिन जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस और जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो है हमारे पास जोसा। तो आज हम जोसा की बात करने वाले, जोसे के अंदर क्या काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, कैसे आप जो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगी, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि पूरी की पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन तो ईजिली आराम से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वाले नेक्स्ट प्रोसेस को देखना भूल जाते हैं और ना फिर उन्हें समझ नहीं लगती कि इस प्रोसेस को कहाँ पे रखना है, कैसे जो हमें चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे हमें सीट जो है अलॉटमेंट लेटर लेनी है। तो इसके चक्कर में उनका क्या होता है, सारा का सारा जो ऊपर से भी जो प्रॉब्लम्स उनकी होती है वो आगे जाके बढ़ती जाती हैं, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे लेनी है, कितनी फी आपको पे करनी है, अगर फी पे करनी है तो वो आपको रिफंड होगी या नहीं होगी, अगर रिफंड होगी तो वो कैसे होगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जिनके बारे में बच्चों को समझ नहीं आती। तो इसी में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जितने भी बच्चों का हाई रैंक है वो ये समझते हैं कि मेरी सीट तो पक्की है, मेरी सीट तो पक्की है, मेरा रैंक बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर आप प्रोसेस ही ठीक ढंग से नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, पूरी की पूरी काउंसलिंग से रिजेक्ट हो जाओगे। फिर आप बोलोगे मेरे हाई रैंक का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जिन बच्चों का रो रैंक होगा लेकिन उन्होंने काउंसलिंग का प्रोसीजर अच्छे से किया होगा, स्टेप बाय स्टेप किया होगा, तो वो आपकी सीट भी ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि उसके लिए आपको कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है जिससे आप काउंसलिंग से रिजेक्ट भी ना हो और आपको अच्छे से सीट भी मिल जाए। तो जेई इसके अंदर आपको क्या है, मेन कंपलसरी क्या है, वो सारी की सारी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोसा के बारे में कि इसमें प्रोसीजर क्या है। जोसा का जैसे जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटीज की फुल फॉर्म है जोसा की, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है, जेई मेंस जो आपने कंडक्ट किया होना चाहिए, यानी कि आप जेई मेंस में पास होने चाहिए। इसमें डज नॉट मैटर कि आपका 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, कोई भी मैटर नहीं करता। आपका कोई भी रैंक है, आप आराम से जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन से है, इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं, ट्रिपल आईटीज, डबल आईटीज, ट्रिपल आईटी, आईआईटीज, ठीक है, GFITS, IIEST, शिवपुर, ठीक है। इसमें से मैं आपको चीज बता देता हूँ, इसमें एक चीज और बता देता हूँ, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके पास हमारे पास 2 टाइप के रैंक होते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए तो एक ही रैंक शो होता है, मेन रैंक जो होता है उनका मेन रैंक एक ही रैंक शो होता है, लेकिन बाकी अगर OBC, ST, SC, EWS की बात करें तो इनके पास 2 टाइप के रैंक होते हैं, ठीक है। एक मेन रैंक होता है और एक CRL या जिनको आप कह सकते हो कैटेगरी रैंक भी होता है। तो जोसा का फॉर्म जब भी आपने फिल करना है तो आपने कैटेगरी रैंक को फिल करना है, मेन रैंक को आपने कभी भी फिल नहीं करना है। इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लो। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मेन रैंक को फिल कर देते हैं, तो आगे चल के आपको सीट में दिक्कत हो जाएगी। फिर मत बोलना, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो दोबारा से इसके अंदर आप करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मेन होती है, रजिस्ट्रेशन एक बार अगर आपकी डन होगी तो वो बाद में आपको उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, अपना कैटेगरी रैंक को क्या करना है यहाँ पे फिल करना है। जनरल वालों को तो टेंशन ही नहीं है, उनके पास रैंक ही एक होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रोसीजर समझ लग गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम बात क्या करने वाले हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान वो रखना है, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, सब कुछ, सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे लेनी, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जोसा काउंसलिंग शुरू होती है। आई थिंक अब हो भी चुकी है, कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा, अगर कुछ नहीं किया तो आप फटाफट जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है, आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आपके पास खुलेगा ऑनलाइन फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसिंग। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपने करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूंगा, वो बाद में बात करता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास खुलेगा ऑनलाइन फिलिंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग भी आपको करनी है। चॉइस फिलिंग उसके बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग को आपने क्या करना है, लॉक करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लॉक ही नहीं करते हैं, लॉक करना भूल जाते हैं, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है वो भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मैं इस टाइप की चॉइस फिलिंग में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस भर देते हैं, फिर रैंक नहीं आता, फिर फर्स्ट राउंड तो उनका क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर सेकंड राउंड में भी यही गलती करते हैं। सब कुछ बताऊंगा, प्रोसीजर बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगी, सीट अलॉटमेंट होगी। जिनको राउंड में अगर आप सिलेक्ट हो गए, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, किसी भी राउंड में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। अब सीट पहला वाला प्रोसेस आपको फ्री है, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, सारा कुछ यहाँ तक आपका प्रोसेस सारा का सारा फ्री चलेगा, फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी, सीट अलॉट होने के बाद आपसे चार्जेस मांगेंगे, फी मांगेंगे, ठीक है। वो फी कितनी होती है, अराउंड 4000 5000 के अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो कम ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत ही, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। मतलब सीट अलॉटमेंट के बाद आपसे एक क्या फी मांगी जाएगी, ठीक है, वो फी मांगी जाएगी। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज ऑप्शन,
फ्लॉट ऑप्शन, और स्लाइड ऑप्शन। अब तीनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछा जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, आपको अपने वेरिफिकेशन करनी है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस फी करनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्टेंट आपकी जो फी है वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपका आएगा आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब यहाँ पे जो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये फी का मतलब क्या, अभी तो बोला ऊपर फ्री है, सारा प्रोसेस फी है। ये फी अगर आप यहाँ पे सबमिट भी करवाओगे तो जो आप भी अब जब आप एडमिशन लेने जाओगे उस कॉलेज में तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तब से जितने भी यहाँ पे अब आप पेमेंट करोगे जितनी भी, वो आपकी जब एडमिशन लेने जाओगे जिस भी कॉलेज में वहाँ पे एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको josa.nic.in पे जाना है। NIC ओपन करते ही आपको 2-3 मेन चीज़ें पूछेगा। मैं आपका स्क्रीनशॉट आपको जो शो कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो। ऐसा जो है आपके सामने पोर्टल ओपन होकर आएगा तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें भर के ओके कर देना है। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग आपको क्या करनी है। सबसे ज़्यादा बच्चे मेन गलतियाँ कहाँ पे करते हैं, हम सबसे बच्चे ज़्यादा मेन गलतियाँ करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहली गलती अगर यहाँ पे होगी तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ। और आपका हाई रैंक जो है, अगर आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा 10,000 रैंक है, 5,000 है, 3,000 है, उनका रैंक डूब भी सकता है अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो। सेकंड गलती बच्चे कहाँ करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। थर्ड गलती करते हैं यहाँ पे, इनको बच्चों को ये प्रोसीजर ही नहीं पता था ये फ्रीज ऑप्शन क्या है, फ्लॉट ऑप्शन क्या है और स्लाइड ऑप्शन है क्या है। इनको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, टाइम आने पे यूज करना चाहिए या टाइम से पहले यूज कर लेना चाहिए, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये 3 बड़ी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, पहले चॉइस फिलिंग के टाइम, ठीक है, दूसरी ये चॉइस फिलिंग लॉकिंग के टाइम कि लॉक कैसे करना है, दूसरा फ्रीजिंग ऑप्शन पे, और तीसरा यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे। सारी चीजें मैं आपको टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 by 1, ठीक है। बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मिस्टेक्स और गलती जो है वो इसी के प्रोसीजर के अंदर करते हैं, चॉइस फिलिंग के अंदर। बहुत सारे बच्चों के चॉइस फिलिंग के अंदर गलती करने की वजह से वो अच्छा कॉलेज डिजर्व करते करते जो है वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं और नीचे वाले बच्चे जो है वो ऊपर आ जाते हैं। तो अपने दिमाग को खोल के, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, अपने दिमाग को खोल के हमेशा चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं भी वर्क कर रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इवन चाहे मैं ही हूँ या कोई भी हो, ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा रैंक अगर इतना आया है, ठीक है ना, अगर मेरा रैंक इतना है, मुझे अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, मैं NIT IIT की तरफ जो भागता हूँ। तो लेकिन आपने अपने रैंक के हिसाब से ही अपनी कैटेगरी को चूज करने के बाद, ठीक है, अपनी कैटेगरी देखो, उसके बाद आपने देखना है कि मेरी कैटेगरी कहाँ है, इतना मेरा रैंक है, तो इस रैंक में, इस कैटेगरी के अंदर मेरे जो कॉलेज है वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, उसके मैक्सिमम कॉलेज की रेंज है वो कहाँ तक जा रही है, मिनिमम रेंज जो है कहाँ तक जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो आपका रैंक 8,000 है, तो आपने देखना कि 7,000 से लेके 8,000 तक कौन कौन से कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने 1,000 नीचे चले जाओ, 8,000 से 9,000, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपका रैंक 8,000 है तो आपने 7,000 से 9,000 तक देखना कि 7,000 से पिछले साल की कट ऑफ ले लो कि पिछले साल 7,000 से लेके 9,000 के बीच में कौन से कॉलेजेस के अंदर जो है सीट मिली थी, सीट अलॉट हुई थी। तो वही कॉलेज जो आपने फिल आउट करने हैं, हमेशा डाटा वही रहेगा। आपने जो है 1,000 कॉलेज ऊपर वाले भी भर दिए, 1,000 कॉलेज आपने नीचे, अगर अप डाउन भी होगा, थोड़ा शफल भी होगा तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा NIT भर देते हैं, IIT भर देते हैं, तो उसमें आप भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिटेड ऑप्शन तो है नहीं कि आप जितने मर्जी भरो। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि लोएस्ट लेवल का कॉलेज हमेशा लोएस्ट पे रखना है, क्योंकि मान लो जैसे आपने मान लो लिस्ट बनाई 25 कॉलेजेस की, ठीक है, आपको एडमिशन चाहिए थी 16th नंबर वाले कॉलेज के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए थे 16 नंबर के कॉलेज के अंदर एडमिशन, ठीक है। लेकिन आपको पता भी लग रहा है कि मुझे 60 नंबर वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने के ज़्यादा चांसेस है, आपने मान लो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख ली, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 60 नंबर वाला कॉलेज मिल सकता है, तो लेकिन ऊपर आपने 60 नंबर वाले कॉलेज को उठा के सीधा आपने 4th नंबर पे रख दिया, तो वो सबसे पहले आपको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि वो है ही लो लेवल का कॉलेज। आपको पता है वो चाहे 16वें नंबर पर रख लो, चाहे 4थे नंबर पर रख लो, यानी कि चाहे 4th नंबर पर रख लेते, चाहे आप 16 नंबर पर रख लेते, वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिलना ही था। तो 16 से ऊपर जितने भी हो हाई लेवल के कॉलेजेस रखो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा चांसेस होते हैं कि अगर आपको हाई लेवल का कॉलेज मिल सकता है तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पहले 60 नंबर वाला कॉलेज 4th नंबर पे रख दिया तो फटाफट जो सिस्टम है आपका वो सबसे पहले आपको कॉलेज सीट जो है वो अलॉट कर देगा। वैसे इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं भी प्रोसीजर पे लगाऊंगा कि आपको कैटेगरी वाइज कैसे कैसे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे चॉइस फिलिंग रखनी है, कौन से कॉलेजेस रखने हैं, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा।
लेकिन अभी मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग जिन भी बच्चों को ने करनी है, ठीक है, अगर आपके कॉलेजेस वो आसपास है तो आप वहाँ जाके इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, वहाँ जाके पूछ सकते हो बच्चों से कि यहाँ की कट ऑफ कितनी जा रही है, कितनी कट ऑफ है। अगर आपको वो कॉलेज पसंद आता है तो इसमें क्या करना है, आपको अपने रैंक वाइज जो है चॉइस फिलिंग करनी है, ऑर्डर जगह ना रैंक वाइज। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका 8000 रैंक है तो आपने देखना है 7000 पे कॉलेज कौन सा मिला था, 7000 से लेकर 8000 तक कौन कौन से कॉलेज मिले हैं, 8000 से 9000 तक लेके कौन कौन से कॉलेज मिले हैं। तो 7000 से 9000 तक आपने सारी की सारी जो कॉलेज की लिस्ट बना लेनी है। फिर उसमें से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो कि इसमें से आपको कौन सा बेटर लग रहा है, उसे सबसे टॉप पे रखो, ठीक है। हमेशा हाई लेवल के कॉलेजेस को ऊपर रखना है, लो लेवल के कॉलेजेस को हमेशा नीचे रखना है। ये अपने माइंड में हमेशा बात बिठा लो कि जब भी चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के अंदर आपने मैक्सिमम टाइम अपना जितना ले सकते हो उतना यूज करो, ठीक है। कभी भी जल्दबाजी में चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग एक ऐसी चीज है जो आपको नीचे से ऊपर भी पहुंचा सकती है और ऊपर से नीचे भी पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि मेरी कट ऑफ कहाँ पे है, मुझे किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, किस जगह एग्जिस्ट करता हूँ मैं, किस जगह एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके ऊपर मैं पूरे डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, कॉलेज वाइज सारा कुछ PDF बना रहा हूँ, सब कुछ डिटेल आपके लिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से अभी बनाना भी चाह रहे हो तो ये चीज 3-4 पॉइंट मैंने आपके माइंड में डाल दिए कि इन सब चीजों को आपने ध्यान में रखना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके आप ओपनली पूछ सकते हो, आपको पूरी कोशिश मिलेगी कि मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, चॉइस लॉकिंग। अब आपने सारे के सारे कॉलेजेस डाल दिए, जितने मर्जी डालो, कोई चॉइस नहीं, अनलिमिटेड कॉलेजेस भी डाल सकते हो, जितना आपका दिल है उतना भर भर के डालो। वहाँ पे सिर्फ आपने ऐड ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको करनी, जब आपने कॉलेजेस की लिस्ट बना ली, 25 डाले, 30 डाले, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है चॉइस लॉकिंग का। इमीडिएटली आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इमीडिएटली भी कई बार ऑप्शन मिल जाता है, तो इमीडिएटली कभी भी आपने चॉइस लॉकिंग के ऊपर क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज ऐड किए, इमीडिएटली उसको लॉक कर देते हैं। इमीडिएटली कभी भी लॉक नहीं करना है, ठीक है। लॉक करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, आप 2 दिन बाद लॉक कर सकते हो, 3 दिन बाद लॉक कर सकते हो, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। मैक्सिमम 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। तो आपको लॉक कब करना है, लॉक एट फाइनल डे। कोशिश करो कि आपको फाइनल डे के अंदर ही आप लॉक करो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, कई बार हमें किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, किसी हमें अपने रिश्तेदार रिलेटिव से पता चल जाता है, या फिर आपका माइंड भी चेंज हो जाता है, भाई नहीं मैं ये कॉलेज को नीचे डाला था, मैं कई बार इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो उसमें आप शफल चेंजेस वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने लॉक कर दिया, इमीडिएटली अगर आपने लॉक कर दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली कभी भी लॉक नहीं करना है। आपने हमेशा लास्ट डे के पास लॉक करना है। आपको मैसेज आएगा कि आप आज आपकी लास्ट डेट है, तो आप उसको मॉर्निंग में लॉक कर दो, इवनिंग में लॉक कर दो, नून में लॉक कर दो, कभी भी कर दो, मतलब लास्ट डे आप फाइनल डे आप लॉक करो, ठीक है। अब कुछ बच्चे अगर सोचते हो कि मैं लॉक नहीं कर पाया, मैं भूल गया, मुझे मैसेज नहीं आया कि आज लॉक आखिरी तारीख है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जैसे भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी चॉइस फिलिंग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉक हो जाएगी, अगर आपने चेंजेस नहीं करने हुए तो, ठीक है। अगर चेंजेस करने हुए तो हो भी सकते हैं, नहीं हुए, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट डे के अंदर ही उसको लॉक करें, ठीक है। डोंट लॉक योर चॉइसेस वेरी अर्ली कभी भी चॉइस नहीं करना। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कभी भी अर्ली जल्दबाजी के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, यहाँ पे लॉक हो गया, लॉक सब कुछ प्रोसीजर हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मॉक सीट एलोकेशन। मॉक सीट एलोकेशन में क्या होता है, आपके पास मॉक सीट एलोकेशन के अंदर आपको 2 राउंड्स दिए जाएंगे। 2 राउंड्स में क्या होता है, इन राउंड्स के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो सीट है वो आपको कहाँ कहाँ मिलने के चांसेस है, ठीक है। वहाँ पे मतलब एक तरह की आपको प्रेफरेंस ही मिल जाएगी कि इन जगह पे आपको जो सीट है वो चांसेस है कि इन जगह पे आपको जो कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप कुछ शफल चेंजेस करना चाहते हो, अपने कॉलेज को ऊपर नीचे फिर से करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि ये कॉलेज को मैं ऊपर उठा के रख दूँ, ऊपर वाले को नीचे लगा के रख दूँ, मुझे मैक्सिमम चांसेस है कि मुझे इस कॉलेज के अंदर सीट चाहिए, तो आप उसे उठा के ऊपर रख सकते हो। तो उसमें आपको 2 राउंड मिलेंगे, जिसमें आप शफल कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे क्या होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, भाई आपके जो एडमिशन होने के चांसेस हैं वो इन कॉलेजेस के अंदर चांसेस है, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोल दे कि यार 10 कॉलेजेस के अंदर आपको चांसेस है कि मैक्सिमम कि इन 10 कॉलेजेस के अंदर कहीं पे भी आपको सीट मिलने के चांसेस है। तो उन 10 कॉलेजेस में आप देख सकते हो भाई मुझे पहले किस में सीट मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो आप उसे उठा के सबसे पहले 1 में रख दो, ताकि आप उनको बता सको भाई अगर आपने मुझे इन 10 कॉलेजेस के प्रेफरेंस दी है तो इन 10 में से पहले मैं इसे चूज करना चाहता हूँ कि मुझे इस पे आप जो सीट अलॉट कर दो। उसके लिए आपको 2 राउंड मिलेंगे। इट टेल्स वेयर यू एग्जिस्ट, तो ये आपको क्या बताता है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू चेंज देन यू कैन डू आफ्टर मॉक सीट एलोकेशन। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इन 2 राउंड्स के बाद आप चेंज कर सकते हो। 2 बार मौका मिलेगा, 2 से ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इन 2 बार आप मौके को फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उठा भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप उसको अप डाउन शफल कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीट अलॉटमेंट। अब यहाँ पे अपन शफल कर दिया, आपको कॉलेज मिल गया, तो सीट अलॉटमेंट से पहले आपको क्या होता है, अब 6 राउंड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि शफल इन कॉलेजेस के अंदर आपको सीट मिल सकती है, नहीं मिल सकती, आपने अप डाउन कर लिया। अब अप डाउन होने के बाद आपके क्या होंगे, काउंसलिंग के आपके 6 राउंड्स होंगे, सीट अलॉटमेंट के 6 राउंड करवाता है, ठीक है।
तो 6 राउंड्स के अंदर मैं आपको पहले यही बोलूँगा, जो राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 हमेशा जितना बच्चों का हाई रैंक है उन बच्चों के लिए होता है। जिन बच्चों का लो रैंक है वो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के अंदर कुछ मत करो, सिर्फ वेट करो, कुछ मत करो, सिर्फ वेट करना है हमें। यानी कि आपने क्या सीधा सीधा बोलो तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 वाले बच्चों के मजे लेने हैं, ठीक है। मजे लो, जैसे मर्जी लो भाई, देखो किसको क्या सीट रही, वहाँ पे बहुत मारा मारी चलती है, फन लो। राउंड 1 के अंदर फन लो, राउंड 2 के अंदर फन लो, राउंड 3 के अंदर फन लो। एक्चुअल में मजा आता है राउंड 5 राउंड 6 और सीपीएल में राउंड, सीपीएल राउंड में बाद में बताऊंगा। एक्चुअली मजा जो आता है वो लास्ट राउंड के अंदर 6 राउंड में मजा आता है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है, वेट फॉर लास्ट राउंड ऑलवेज, हमेशा बच्चों ने लास्ट राउंड का वेट करना है। क्योंकि लास्ट राउंड के अंदर इतनी सीट कई बार हाई हाई कॉलेज की सीट बच जाती है, क्योंकि बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी आती, उन्हें सबसे प्रॉब्लम यही है कि चॉइस फिलिंग ही नहीं करनी आती। तो बच्चे के छोटे कॉलेज को पहले प्रेफर कर लेते हैं, उन्हें सीट वहाँ पे हो जाती है, और हाई सीट जो हाई कॉलेज की सीट होती है वो खाली रह जाती है। तो कभी भी जिन बच्चों को रैंक लो है, जिन बच्चों का तो रैंक हाई है, उन्होंने तो पहले राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना ही करना, वहाँ पे मारा मारी करनी है, नहीं भाई मेरे इतने नंबर है मुझे ये सीट दे, नहीं भाई मेरे इतने नंबर है तू ये सीट मुझे दे। तो आपने जिन बच्चों का रैंक लो है, स्कोर लो है, तो उन बच्चों को क्या करना है, सीट का वेट करना है राउंड 5 राउंड 6। और हर बच्चे को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग लास्ट राउंड तक करोगे, कभी भी आपने लास्ट राउंड से पहले काउंसलिंग को स्किप को नहीं मारना है, ठीक है। इस चीज़ का अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका रैंक लो है चाहे आपका रैंक हाई है, कभी भी लास्ट राउंड से पहले स्किप मत मारो, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी, लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, लास्ट राउंड तक हर बच्चे को जो है काउंसलिंग करनी है। लास्ट राउंड में आपको बहुत सारे बच्चे के चांसेस हैं कि कम रैंक वाले बच्चों को भी सीट मिल जाती है, ठीक है। तो इफ़ यू गेट ए सीट, अगर अब आपको सीट मिल गई, अब अगर आपको सीट मिल गई तो सीट मिलने के बाद आपके पास फिर से 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास खुलेगा फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन खुलेगा फ्लॉट का, तीसरा ऑप्शन के पास खुलेगा स्लाइड का। अब फ्रीज फ्लोट स्लाइड होता क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बताता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। अब अगर अब आपको सीट मिल गई, अगर अब आपको सीट मिल गई, ठीक है, तो फ्रीज में क्या होगा, इफ़ यू लाइक योर सीट, अगर आपको लगता है कि जो सीट आपको मिली है वो आपके मनपसंद की है, ठीक है, आपको जैसी सीट चाहिए थी, आप पूरी 100% 101% अपनी सीट से, एडमिशन से, जहाँ पे भी लोकेशन, मतलब हर कुछ जगह से आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। जैसी सीट वगैरह, जैसी एडमिशन चाहिए थी, जैसी ब्रांच चाहिए थी, आपको सब कुछ मिल गया। तो उसके लिए बाद आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि आप आगे काउंसलिंग में नहीं बढ़ना चाहते, यानी कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई तो आप राउंड 2 राउंड 3 4 5 के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप फ्रीज का ऑप्शन क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि भाई मुझे मेरी मनपसंद की सीट मिल गई है, मुझे मेरी मनपसंद की ब्रांच भी मिल गई, सब कुछ आपके मुताबिक हो गया है, तो आप उस चीज़ को क्या कर दोगे, फ्रीज, कि मैंने अपनी सीट जो है यहाँ पे फिक्स कर ली है। उसके बाद ना ही आपकी कोई सीट को छेड़ेगा, ना ही आप कोई चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्लॉट का। फ्लॉट का क्या है, इफ़ यू लाइक योर सीट बट यू आल्सो गो फॉर मोर बेटर ऑप्शन। अगर इसमें क्या है, इस बहुत सारे बच्चे फ्लॉट ही चूज़ करते हैं, फ्लॉट को ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा चूज करने के लिए। अब ये होता क्या है, फ्लॉट में क्या होता है कि अगर आपको सीट मिल गई, आपकी मनपसंद की मिल गई, या फिर आपको लगता है कि आपके 90% आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो, चलो ठीक है भाई मैं ओके हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं बेटर ऑप्शन के लिए एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज करोगे। उससे क्या होगा, जो आपको सीट जो आपको अलॉट हुई है वो तो आपके लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है, तब तक रिजर्व रहेगी जब तक आपको सेकंड सीट पसंद नहीं आ जाती। लेकिन उसके लिए आपको क्या ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, फ्लॉट का, कि भाई मैं अपनी सीट से सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन मुझे मोर ऑप्शंस को ट्राई करना है, मोर बेटर ऑप्शन को देखना है, क्या पता मुझे नेक्स्ट राउंड में से मोर बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो अब आप इसको लिए क्या कर सकते हो, फ्लॉट को चूज कर सकते हो। इससे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि उसकी जो पहली वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, वो कैंसिल नहीं होती, वो आपके लिए सीट रिजर्व ही रहेगी। अब थर्ड ऑप्शन होता है स्लाइड का। स्लाइड का क्या होता है, ट्राई अनदर ब्रांच इन सेम कॉलेज। मान लो आपको जैसे कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, उस कॉलेज के अंदर आपको अलॉट होगी केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, लेकिन आपको केमिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, या फिर मान लो सिविल इंजीनियरिंग आपको अलॉट होगी। अब आपको बोलता है कि मुझे कॉलेज यही चाहिए, लेकिन मुझे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे मैकेनिकल के अंदर मिल जाए, या मुझे CSC के अंदर मिल जाए, ठीक है, IT के अंदर मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कॉलेज भी यही चाहिए, लेकिन मेरी ब्रांच को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, यानी कि मुझे मैकेनिकल या अपनी केमिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, मुझे CSC या IT में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर वहाँ पे सीट अलॉट होगी, खाली होगी, तब आपको शफल कर दिया जाएगा। तो उसके लिए उस केस में आपको स्लाइड का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रोसेस बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि NIT 2 तरह के कोर्स प्रोवाइड करता है। NIT के अंदर आपको एक जो है बीटेक की जो अपना पूरी होती है इंजीनियरिंग, वो कहीं ना कहीं आपको 4 साल का कोर्स दिखाई देगा, कहीं ना कहीं 5 साल का कोर्स दिखाई देगा। तो आपने देख के भरना है, गलती नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ के रीडिंग करके देखना है कि कौन सा NIT जो वो 4 साल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा NIT ऐसा है जो 5 साल के अंदर कोर्स को कंप्लीट कर रहा है। तो आपने दिमाग खोल के अच्छे से रीड करके फिर उस चीज़ को फिलिंग करनी है कि 4 साल वाला चाहिए या मेरे को 5 साल वाला चाहिए। देखो बच्चों, मैं सबसे जो मेन प्रोसीजर इसमें
सेम वही है कि हमारा जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग के अंदर आपने गलती नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग जो है वो चीज़ जो है वो हमें पूरी ज़िंदगी के लिए कहीं से कहीं तक पहुँचा सकती है। तो चॉइस फिलिंग के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है। अपना टाइम लो, जितना आप टाइम ले सकते हो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मेरा रैंक छोटा है, मेरा रैंक बड़ा है, मैं अगर मेरा रैंक कम है तो मैं बड़े कॉलेज में डिजर्व करता हूँ, मेरा रैंक छोटा है तो मैं छोटे कॉलेज में डिजर्व करता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपने अपने दिमाग से पूछना, अपने दिल से पूछना कि भाई मेरा जो रैंक है वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, प्रीवियस ईयर की बनी हुई है, कट ऑफ लिस्ट की बनी हुई है। मैं भी आपके लिए कट ऑफ लिस्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी वो भी मेरी तरफ से भी आपको मिल जाएगी। तो उन चीज़ों को समझो, देखो कि आपका जो रैंक है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करना है। कभी भी किसी दोस्तों के पीछे या दूसरों के पीछे नहीं भागना कि उसका रैंक इतना है, वो एनआईटी के अंदर अप्लाई कर रहा है तो मैं भी एनआईटी के अंदर अप्लाई करूंगा, मैं भी आईआईटी के अंदर अप्लाई करूंगा। तो इस चीज़ को क्या करना, अपने दिमाग से पूछना, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आपने खुद से तैयार करनी है। भाई मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर ये जो कॉलेजेस हैं, ये जो इन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे यहाँ पे ये इन्वायरमेंट मिलेगा, ये इसका स्टडी मटीरियल ऐसा मिलेगा। तो उन कॉलेज के बारे में आपने खुद सर्च करो, ताकि कल को आप किसी को ब्लेम ना कर सको। ठीक है ना। आपका मोटिव क्या है, आपको खुद पढ़ना है। ठीक है। कोई आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे यूट्यूब पे भी, अपनी फैमिली में भी, रिलेटिव में, सब ये बोलते हैं तू ये कर ले, वो कर ले, सब बहुत सारे सजेशन देते हैं। तो सजेशन सबके सुनो, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट वो बनाओ जिससे आपको लगे, अपने आप पे प्राउड फील हो, भाई हाँ भाई मैंने एक अच्छे कॉलेज के अंदर क्या की है, एडमिशन ली है। कभी भी कॉलेजेस के जो है हाईएस्ट पैकेज, मिडिल पैकेज या एवरेज पैकेज के ऊपर आप डिपेंड मत रहो। ठीक है। हाईएस्ट पैकेज कभी किसी का कुछ जाता है, कभी किसी का कुछ जाता है। जैसे ट्रिपल आईटीज की बात कर ले, ट्रिपल आईटी की कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं, नई ब्रांचेज हैं, वहाँ पे बच्चा सिर्फ 150-200 है, लेकिन 150-200 बच्चे में किसी भी एक बच्चे का हाईएस्ट पैकेज लग गया 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का। तो पूरी ट्रिपल आईटीज का क्या होता है, मीडियन पैकेज या एवरेज पैकेज का जो डाटा है वो बदल जाता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि इस आईआईटी या ट्रिपल आईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर मुझे ये सब, एनआईटी के अंदर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एनआईटी काफी ज्यादा अच्छे भी है, जितने भी टॉप के एनआईटीज है आप उनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर भी रख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी किसी जो है चीज के ऊपर नहीं भागना है, कि डाटा के ऊपर मत भागो कि एनआईटी के अंदर या मुझे ये डाटा मिल रहा है, या ट्रिपल आईटीज के अंदर ये डाटा मिल रहा है। ट्रिपल आईटी कुछ ब्रांचेस नई भी खुली हुई है, वहाँ पे बच्चा बहुत कम है, लेकिन उन बच्चों में से क्या होता है, एक बच्चे का हाईएस्ट पैकेज लग जाता है तो पूरे कॉलेज का जो है वो डाटा ही बदल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं ये नई ब्रांच है, ठीक है, नया खुला है, बच्चे भी कम है और यहाँ की जो पैकेज वगैरह है वो बहुत ही अच्छी मिल रही है। तो ये सारा कुछ जो है आप पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, ये आप दूसरों पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज़ आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आजकल जैसे बहुत सारे बच्चों का स्कोप है कि वो आप मेन स्कोप की तरफ, आपको कुछ बच्चों का डाउट होगा, एक और डाउट रहता है कि सर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएं या कॉलेज इन्वायरमेंट की तरफ जाएं या फिर अपने ब्रांच की तरफ जाएं। देखो बच्चों, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉलेज कहीं ना कहीं मैटर तो करता है, कॉलेज की स्टडी, लेकिन उससे पहले जो मैटर करता है वो है आज के टाइम पे आपकी ब्रांच कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करती है। तो जैसे आजकल जो स्कोप है वो आईटी और सीएससी का स्कोप सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का स्कोप नहीं है, लेकिन जहाँ से आजकल जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो टेक्नोलॉजी की डिमांड जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो सीएससी आईटी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। इसलिए सीएससी और आईटी के अंदर सीट्स लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली बच्चे इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। जैसे अब एनआईटी के अंदर आप चले जाते हो, एनआईटी का आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो वहाँ का मैकेनिकल का एनवायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको मैकेनिकल के रंग में रंग जाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है किसी के दूसरों के ऊपर। अपने दिल से पूछो कि अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आपको मुझे सीएससी आईटी लेनी है, अगर मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल। बस ये होता है कि वैसे ही आपको काफ़ी अच्छे कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इन सब ब्रांचेस में आज के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत जो है खुद से भी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आपके पास नॉलेज मैटर करती है। इट डज नॉट मैटर कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो, ठीक है, कितने मैटर में पढ़े हो, किस बिहेव में पढ़े हो, ठीक है, अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़े हो, बुरे इन्वायरमेंट में पढ़े हो। एट लास्ट आप ये चीज़ मैटर करेगी कि आप कंपनी में किसी के अंदर प्लेस कर पाए हो, क्या आपको प्लेसमेंट मिली है। फिर ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने किस कॉलेज से पढ़े हो, किस कॉलेज से नहीं पढ़े हो। आपकी प्लेसमेंट मैटर करेगी, आपको कौन सी कंपनी के अंदर जो है वो प्लेस किया गया है। तो डिग्री कॉलेज दैट इज डज नॉट मैटर, मैटर इज योर नॉलेज, मैटर इज योर स्किल्स, मैटर इज योर कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कहीं ना कहीं आप ब्रांच को थोड़ा बहुत जो है इंपॉर्टेंस दे सकते हो एज कम्पेयर टू कॉलेजेस और कॉलेजेस इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही कोई चीज़ों को चूज करें। मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें आप इंटरेस्ट हो, किसी के बिहार में जबरदस्ती कोई चीज़ आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अब इस चीज़ की। अब इसके बाद आपको जो है मैंने बता दिया कि सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, राउंड 6 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। फ्रीज कर दिया आपने, फ्लोट करने, स्लाइड कर दिया, वो सारे ऑप्शंस खत्म होने के बाद आपके पास फिर होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास ही कुछ सीट एक्सेप्टेंस फीस ली जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जैसोस भी जो है फीस लेता है। ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। फीस क्या होती है ये बताता हूँ। ये कंपलसरी फीस इसलिए रखी हुई है क्योंकि उनको भी जो है श्योरिटी मिल जाए कि हाँ भाई आप एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रजिस्टर फॉर्म लेते हैं, सीट लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो आपकी सीट आपके पास ही रहे, तो उनको एक श्योरिटी चाहिए कि हाँ भाई आप सीट लेने चाहते हो। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ जाते हैं, फिर उनके पास सीट खाली पड़ी रहती है, उसकी जगह कोई वो दूसरा बच्चा आ नहीं पाता। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनके लिए भी।
तो इसके लिए उनको एक शॉर्टी चाहिए। शॉर्टी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अब इस चीज़ की फ़ी रख दी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 35,000 है। एससी एसटी पीडब्ल्यू कोई अदर कैटेगरी से और रिजर्व कैटेगरी से उसके लिए आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। ये फ़ी जो है पिछले साल की, इस साल की जो फ़ी है वो थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास न्यू गाइडलाइंस नहीं आई हैं। तो अप्रॉक्सीमेट यही चांस है कि सेम ही रहेगी, मे भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी सकता है। ठीक है, अब इसमें से ये फ़ी का होगा क्या, ये बता देता हूँ। जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लोगे, ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपका फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी होगा, ठीक है, उस फ़ी के अंदर ये इसमें से आपकी जो फ़ी है वो पे करोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगी। सारी भी एडजस्ट हो सकती है, ठीक है, थोड़ी भी हो, काट भी सकते हैं, वो थोड़ी एडजस्ट भी हो सकती है, लेकिन एडजस्ट हो जाएगी, इतना श्योर है कि उन्होंने गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो फ़ी है वो एडजस्ट हो जाएगी। बाकी न्यू गाइडलाइन आएगी, उसमें हम बता देंगे आपको कि कितनी एडजस्ट होगी। 10% हो लेस करेंगे वो, या फिर 90% आपको वापस कर देंगे फ़ी के अंदर, मतलब जो भी आपकी सेमेस्टर की फ़ी होगी उसके अंदर ही आपकी फ़ी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फ़ी बहुत ज़्यादा है, पहले में इतनी फ़ी दे दें, क्या रिस्क है कुछ? कोई बात नहीं, देखो बच्चे, फ़ी एडमिशन लेनी है, फ़ी तो देनी पड़ेगी। फ़ी देंगे तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी दोगे उसके अंदर हम इस चीज़ को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि मैं आपकी जितनी भी कैटेगरी वाइज है वो लिस्ट बना रहा हूँ, और सारा का सारा डाटा, चॉइस फिलिंग का डाटा, वो आपको सारा का सारा इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई पे आपको यहाँ पे नहीं करनी। काउंसलिंग का अकेला अकेला प्रोसीजर आपको बताऊंगा, ताकि आपके चल के आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। A to Z आपको एडमिशन जब तक नहीं मिल जाती, सब कुछ यहाँ पे बताता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी। सारा जो भी प्रोसीजर, न्यू गाइडलाइन जो भी आती है, सारा आप तक पहुँचता रहेगा। तो ये अब मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।